दलित लीडरशिप में जो चेतना आई, चाहे वह लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, इस चेतना ने इन दलित लीडरशिप को दलित समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया। और ये इतना, उनको कहा गया कि जब हम राजा बन जाएंगे तब तुम्हारे लिए सब ठीक कर देंगे। हाँ, बाकी इस बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सब खत्म है। बाबा साहब का कोई डिक्लेयर्ड एनिमी नहीं था, तो बाबा साहब के बाद के लीडरशिप में दलितों के डिक्लेयर्ड एनिमी कैसे हो गए? दलित समाज और दलित नेतृत्व आमने सामने खड़ा है, तो फिर बाबा साहब कहाँ हैं? जय भीम दोस्तों, अम्बेडकरनामा में चंद्रभान प्रसाद फिर से हैं। और मैं जानता हूं कि हम लोग जो बातचीत करते हैं बहुत लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, ख़ास तौर से जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। पिछले एपिसोड में जब हम लोगों ने बात की थी तो विस्तार से चर्चा की थी कि दलित समाज और दलित लीडरशिप आमने सामने खड़ा है। थोड़ा सा मुझे उसमें संशोधन करना है। क्या समाज भी वैसा ही लीडरशिप चाहता है कि समाज कुछ और चाहता है? क्या समाज में कोई मांग है, कोई डिमांड है, लीडरशिप पे कोई सवाल है, कोई विमर्श है? ये भी समझ, लीडरशिप का मतलब खाली पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भी है, सोशल लीडरशिप भी है, कल्चरल लीडरशिप भी है। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि यदि मान लीजिए कि दलित समाज और दलित नेतृत्व आमने सामने खड़ा है, तो फिर बाबा साहब कहाँ हैं? इसी मुद्दे पे आज इस एपिसोड में चर्चा होगी चंद्रभान जी के साथ। स्वागत है सर। जय भीम। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर रतनलाल साहब। सर, ये बात एक बड़ी समस्या इसमें है और इसके जिम्मेदार बाबा साहब हैं। हाँ, और क्या। दलित समाज इतना कोट उट पहने, तरह तरह के कोट पहनते हैं, आपको दलित समाज तो खूब पैसा दे रहा है। मैं सुना है फ्लैट व्लैट भी दे दिया है आपको। वो तो 4 फ्लैट दिया है दलित समाज ने। कहाँ? एक द्वारका में, एक नोएडा में, एक परपरगंज में, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चारों तरफ दे दिया है। अच्छा, तो इसका शुक्रिया कहिए पहले उनको। एक शुक्रिया दलित समाज जो आप, और एक मुझे भी दे दीजिएगा उसमें से। आपको तो 8 मिल जाएगा, घबराइए मत। दलित समाज 8 फ्लैट की चाबी लेके आएगा कि रतनलाल साहब आपने इतनी समाज की सेवा किया है। ये 8 फ्लैट हैं दिल्ली के 8 कोनों में, जिसमें से चाहिए एक चाबी ले लीजिए। और एक फ्लैट मान लीजिए 1 करोड़ का मिल रहा है या 2 करोड़ का मिल रहा है, 5-5 लाख लगाएंगे तो कितने लोग, 20-40 लोग ना, 40 लोग। प्राइमरी स्कूल के टीचर भी 5-5 लाख जमा कर सकता है अगर दिल है तो। खैर वो नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल है। बाबा साहब ने इमारत फंड इकट्ठा की थी 14 बरस। तो बाबा साहब कर्जदार मरे थे। हाँ, तो जो यस, व्हेन ही डाइड ही वाज इन डेट। यस। तो ये डॉक्टर साहब, ये चलिए बहुत ही क्रूड भाषा में ये कहते हैं, बाबा साहब का मिशन क्या ये था कि किसी की छाती पर बैठना है या अपनी छाती पर बैठे हुए किसी को उतार फेंकना है? मेरे हिसाब से बाबा साहब के फिलॉसफी का जो निचोड़ है, पार्ट, हाँ, कि जो हमारे छाती पर बैठा है, उन्होंने सॉरी, हम धन नहीं अर्जित कर सकते हैं, हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, हम तो पूरा मेमोरेंडम में पिछली बार हमने बात की थी। बार बार ये बात कर, मेरे ऊपर सारी बंदिशें हैं। हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम शस्त्र नहीं उठा सकते हैं, हम धन अर्जन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए दैट इज वाई वी आर माइनॉरिटी एंड वी नीड प्रोटेक्शन। जी। तो बाबा साहब के फिलॉसफी में यह नहीं है, और जो लोग भी ये कहते हैं तो वो बाबा साहब को मिस रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी के छाती पर बैठना है, बल्कि हमारे छाती पर जो बैठा है उसको उतारना है। आप डॉक्टर साहब इतना पढ़ते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। कहीं बाबा साहब का कोई डिक्लेयर्ड एनिमी है क्या, कोई सोशल क्लास या कोई जाति? कहीं देखा है उन्होंने कि ये इससे हमारा संघर्ष है? नहीं, वो संघर्ष तो है, लेकिन संदर्भ अलग है। हाँ, कि इस जाति को खत्म करना है, नहीं, मुक्ति पाना है हमें।
वही ना, अपने हमारी छाती पर जो बैठा है उसको उतार फेंकना है। हाँ बस, ये हमें अधिकार चाहिए, पढ़ने का भी चाहिए, हमें धन अर्जन करने का भी चाहिए। अच्छा, आप कोई एक दलित संगठन बता दीजिए जो दलित बाबा साहब के बाद दलितों ने बनाया हो, जिसमें तथाकथित द्विज या सवर्ण भी सदस्य हों। जो बाबा साहब का पहला मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो था, हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, वो तमाम तरह के लोग उनके संगठन में होते थे। उसमें से मेरे हिसाब से 2 ही 3 दलित थे, बाकी सब अपने समय के। बाद में आपके मिलिंद कॉलेज में, सिद्धार्थ कॉलेज में, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में भी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में भी इसमें हर जाति के लोगों को लिया। अपने समय के एलीट में से लोगों को बाबा साहब ने बाकायदा उन्होंने लिखा ना कि हम जो है ना सबसे काबिल लोग को लेंगे, और हाँ, तो सभी तरह के लोगों से। तो उनके एक्शन से आप पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का मेमोरेंडम पढ़िए तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि हम क्वालिटी एजुकेशन। इवन मिलिंद कॉलेज में वो थोड़े ही के सारे बच्चे दलित पढ़ रहे थे, मैक्सिमम तो सवार नहीं पढ़ रहे थे वहाँ। हाँ, उस समय वही पढ़ने वाले लोग थे। तो कोई लीडर हो, कोई व्यक्ति हो, कोई आम आदमी हो, उसके एक्शन से लोग उसके बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं। मान लीजिए आप जो है एक पैर में जूता एक पैर में सैंडल बना के क्लास पहन के क्लास में चले गए, तो आपके बारे में या मेरे बारे में एक ओपिनियन बन जाएगी ना, अरे यार एक पैर में सैंडल एक में जूता। तो बाबा साहब का स्टैंडर्ड इतना हाई था, जो बातें वो कहते थे वो इतनी फिलॉसफिकल थी कि उनके उस स्पिरिट को आज के लोग भी समझ नहीं पाए हैं। इवन मनुस्मृति जलाने में ब्राह्मण था साथ में था ना। तो नंबर 1 बाबा साहब का कोई डिक्लेयर्ड सोशल फिक्स्ड एनिमी नहीं था, आइडियोलॉजी था वो, आइडियोलॉजी थी। नंबर 2 बाबा साहब ने अपने जीवन में जो इस समाज का एलीट था, क्या बोलेंगे, संभ्रांत तबका था, जिसका मतलब अपर कास्ट ही है एक तरह से, उनको अपना दोस्त बनाया और चंदा भी लिया उनसे। हाँ, इसका रिजल्ट क्या निकला, इतने टॉप लोग उस समय जो अपर कास्ट के बाबा साहब के साथ थे कि इनकी हर बात पर एक सोशल कंसेंसस बनती थी। और यही वजह है कि दलितों के आरक्षण पर कोई बड़ा विरोध कभी नहीं हुआ। संविधान सभा के अंदर भी नहीं हुआ ना। नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ गोल में सम्मेलन में 1345 पाउंड उनको मिला था चंदा नवाबों से। उसमें 3 मुसलमान थे। हाँ, और एक आप बिहारी से बहुत चिढ़ते हैं आप, एक बिहारी भी था उसमें, दरभंगा महाराज। हाँ, दरभंगा के महाराज थे। हाँ, 50 पाउंड दिए थे। और ये इंदौर के भी राजा, भोपाल के भी राजा, सबसे ज़्यादा इंदौर वाले दिए थे। तो ये बताइए कि जब बाबा साहब का कोई डिक्लेयर्ड एनिमी नहीं था, जब बाबा साहब ने अपने समय के एलीट लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो उनके बाद के लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? वो एलीट को तो गाली दिया, लेकिन एक बात बताएं आप, बसपा से सबसे पहला राज्यसभा कौन गया? पता नहीं। जयंत मल्होत्रा, टोपाज के मालिक। मल्होत्रा कोई जाटो समाज से थे? नहीं, अपर कास्ट थे। आप कैसे करें, नहीं जोड़ा तो। अच्छा, तो उस हिसाब से सतीश मिश्रा भी एकदम जोड़ा उस हिसाब से, जो वहाँ का जाट था, कहाँ का, मेरठ का, अरे वो जो सब कुछ उसी के हाथ में हुआ करता था। नहीं, वो जोड़ा तो, उसके बाद बहुजन से सर्वजन कैसे नहीं होगा, तो जोड़ा ही तो। कुछ मामला जो है, आप मजाक कर रहे हैं। आप कह रहे नहीं जोड़ा, तो जोड़ा तो है। तो जोड़ा तो, ये जोड़ वाला जो मामला है, ये गठजोड़ है। नहीं, उसमें एक खाली डिफरेंस मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब अपने एजेंडा पे जोड़ते थे। आए हमको बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बच्चों के लिए हॉस्टल खोलना, मुझे पैसे दीजिए, या स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, तो मुझे लोन दीजिए, पैसे दीजिए।
तो मिलिंद कॉलेज 54 एकड़ जमीन हैदराबाद निजाम ने दिया ना, अच्छा, बहिष्कृत का मराठी में नाम क्या था? बहिष्कृत ही है। उसमें से कोई एक संगठन का नाम है जिसका मराठी में दलित है, मतलब डिप्रेस है हाँ, करके, हाँ, डिप्रेस क्लासेस का, हाँ, हाँ। दलित एक विशेषांक बाबा साहब निकाले थे। हाँ, हाँ। तो जब बाबा साहब का कोई डिक्लेयर्ड एनिमी नहीं था, तो बाबा साहब के बाद के लीडरशिप में दलितों के डिक्लेयर्ड एनिमी कैसे हो गए? और जो कंसेंसस बनाया था उन्होंने कि दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मुहर मारी, तो बाद में यह सोशल कंसेंसस डिसरप्ट कैसे हो गई, क्यों हो गई? हुक्मरान बनना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एकदम बाबा साहब के सिद्धांत को उनके पैर के बल पर खड़ा कर दिया गया, सर के बल पे। हाँ, सर के बल पर खड़ा कर दिया गया। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बाद जो दलित टेम्परामेंट डेवलप हुआ, दलित लीडरशिप में जो चेतना आई, चाहे वह लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, इस चेतना ने इन दलित लीडरशिप को दलित समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया। और ये इतना, उनको कहा गया कि जब हम राजा बन जाएंगे तो तुम्हारे लिए सब ठीक कर देंगे। हाँ, बाकी इस बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सब खत्म है। छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, दलितों की स्कॉलरशिप, मुझे जहाँ तक याद है 1900 जब कक्षा 6 में गया तो मुझे पहली बार स्कॉलरशिप मिली। मुझे भी मिला था। मुझे मिला। उस समय जब 3 महीने पे मिलता था ब्लॉक में जाके। हाँ, हमारे यहाँ 6 महीने पे मिलता था। उस समय जब भारत के पास इतनी आर्थिक तंगी थी कि अमेरिका से जो गेहूं आता था, जहाज के शिपमेंट को देने का पैसा नहीं होता था, पर शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप, फ्रीशिप कभी भी प्रभावित नहीं हुई। आज $4 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई, तब नहीं मिल रहा, खत्म। 40 बच्चों को मिला, तब खत्म हो रहा है। अच्छा, वो मुझे याद आ रहा है, वो ब्लॉक का स्टाफ होता था ना गांव में, तो जब पैसा आ जाता था तो मार साहब पैसा आ गया है, वो इन्फॉर्मेशन देता था कि पैसा आ गया मार साहब, तो सब बच्चा लोग चला जाता था ब्लॉक में। अच्छा, आपको शायद याद होगा, पता नहीं बिहार में सिस्टम था कि नहीं, जो वो कैशियर के जाने के पहले एक टोकन मिलता तो था। अभी तक रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी रहा, चांदी का रुपए की तरह से था। हिंदू कॉलेज में जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे तो पीला होता था, पीले टाइप का ना, तांबा का। उसको ऐसे लेके हम हाथ में ऐसे करते थे, तो वहाँ जाते थे, वहाँ रखते थे तो थोड़ा आवाज आती थी, तो फिर वो कितना हुआ भाई, इनका 42 रुपया हुआ। 42 रुपया देख करके जेब में रख करके बहुत सारे बच्चे तो बहुत तेजी से घर जाते थे दौड़ करके कहीं खर्च न हो जाए। और उस समय कोई संकट नहीं आया दलित स्कॉलरशिप पर। तो जो मैं कह रहा हूँ, जब दलितों ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ बगावत की, उसके बाद से दलितों का हर तरह का अधिकार कमजोर हुआ। इंदिरा गांधी ने तो बहुत किया दलितों के लिए। आपने चिट्ठी मुझे भेजा था ना, अगस्त 1973 का चिट्ठी, मैंने राहुल गांधी को भी चिट्ठी दिया था। मैंने अपनी किताब में लिखा है, जो किताब मेरी है आने वाली, कि मेरे बहुत सीनियर थे, वो कक्षा 12 में रहे होंगे, मैं कक्षा 9 में रहा हूँगा, इमरजेंसी के समय की बात होगी, या 10 में रहा हूँगा। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के पास अगर बेटी होती, चमारों में भी आती तो चमार से शादी कर देती। पासी में नहीं बोली, पासी में नहीं क्योंकि चमारी समाज तो से ज़्यादा लोग नफरत करते हैं ना, या करते थे। तो पासी थोड़ा डंडी मार लेता है। पासी तो इधर भी मौका लिया, उधर भी मौका लिया, लेकिन पासी में और खट्टी पुअर में एक अच्छी बात है कि बाबू जगजीवन को कभी गाली नहीं दी, इंदिरा गांधी को भी गाली नहीं दी। किसी को कुछ नहीं किया, अपना जितना मिला ले लिया, जितना मिला उसको लेके चुरा लिए, छीन लिए। चमार समाज डट के लड़ा, पर लड़ने के साथ साथ जो बीच में दिग्भ्रमित भी हो गया कि जिसने भी इसको फायदा उठाया उसको जो है गाली देना है। वो किताब रखी हुई है, आपके मित्र की किताब है, मैं दिखा रहा हूँ, यहीं पे रखी हुई है कहीं, मैं दिखाता हूँ अभी। राम नारायण रावत, हाँ, द चमार्स, अच्छी किताब है।
हाँ हाँ उसमें कुछ वीडियो बना दूं मैं? हाँ, बिल्कुल बननी चाहिए हैं। तो ये जो बाबा साहब की जो कोर फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलित का और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो वर्तमान लोकेशन है उसको डिसलोकेट करना है। अनपढ़ है तो पढ़ा लिखा बनाना है, मजदूर है तो सरकारी नौकर बनाना है, थोड़ा और भी अच्छा है पढ़ने लिखने में तो विदेश भेजना है, एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे भेजना है उसको। हाँ वो सब उलट को हो गया। हाँ, तो उनको दलितों का दिमाग नहीं खराब किया कि तुमको जो है फलाना की छाती पर चढ़ करके मचना है। तो उसका मूल्य दलित समाज पे कर रहा है। और 2035 तक आते आते, बार बार ये बात कह रहे हैं आप, मैं भी कह रहा हूँ। अरे हम तो फील्ड रिसर्च कर रहे हैं ना। एक ठाकुर साहब थे, उनकी बारात गई अतरौलिया के पास से मऊनाथ बलिया में एक जगह है वहाँ गई। तो उसमें 101 हाथी थे। हाँ वो आप सुना है, हाँ मुर्गा बेच रहा है। हाँ नहीं, वो दूसरी केस है। अच्छा। ऐसे तो 20 कहानियाँ मैं जानता हूँ। तो जब गई तो उसमें इतनी गरीबी थी लोगों में कि जनता आकर के सब खाना खा लिया, फिर दोबारा खाना बना। हाथियों ने तालाब में लोट पोट करके तालाब को गंदा कर दिया। तो दोनों पक्षों में बहुत झगड़ा हो गया। जिनके पास 100 नाचने वाली पतुरिया गई थी, मेरे समय भी कुछ ही ऐसे क्षत्रिय परिवार रहे होंगे जिनके तो हम लोग के सामने हमने देखा बाई जी का नाच। हाँ बाई जी का तो नाच। अभी उनकी स्थिति क्या है? रवीश कुमार जो माने जाने पत्रकार हैं, उन्होंने एक सर्वे किया था, एक रिपोर्ट बनाया एनडीटीवी के लिए, स्पेशल रिपोर्ट में, कि दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड जो हैं एटीएम पर, वो देखा था मैंने, सोसाइटी के फ्लैट्स पर, बिहार के लोग जो है वो यहाँ पे बिहार के सोसाइटी गेट पर, फैक्ट्रियों पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होते हैं, अधिकतर उसमें बिहार यूपी के भूमिहार ब्राह्मण ठाकुर हैं। देखा था, वो काफ़ी पुराना है, मुझे लगता है 15-20 साल पहले का। तो जो मेरा असेसमेंट है, जिन ठाकुरों के, मान लीजिए 100, हर छत्री के पास हाथी नहीं थी, लेकिन हाथी थी तो उन्हीं के पास थी। तो अगर 100 छत्री के पास जो हाथी थी, उनमें से हाथी घोड़ा 25% लोग सरवाइव किए हैं, 75% लोग जो है डूब गए। दलित समाज का जो मिडिल क्लास है, जितना इसने बाबा साहब के खिलाफ उत्पात किया है, बाबा साहब का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर के, 2025 तक दिखेगा। 25 तो आ गया, 35। अब ये 35। अब ये बताइए, जिसको इंदिरा गांधी नेहरू के सोशलिज्म में और अमृतकाल में अंतर नहीं आ रहा है, और दलित समाज के ऐसे लोग लीडर्स बने हुए हैं, उस समाज को डूबने से कोई बचा सकता है? चलिए, बहुत बढ़िया। और नेहरू खुद जब लक्ष्य प्रस्ताव जब संविधान सभा में पेश किए थे, उसमें बहस हुई थी, और बाबा साहब ने कहा था कि नेहरू तो समाजवादी हैं, उनसे इस तरह के प्रपोजल की उम्मीद नहीं थी कि जब तक स्टेट का कंट्रोल अर्थव्यवस्था पर नहीं होगा तब तक समाजवाद कैसे आएगा। ये बहस हुई थी संविधान सभा में, 1946 रेफरेंस दे रहा हूँ उस किताब में जो मैंने दिखाया है पिछली बार, अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र, उसमें है वो बहस। और अंतिम में बाद में देखेंगे कि नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम लोगों ने स्टेट का इंटरवेंशन इकोनॉमी में किया, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले, जिसमें मुफ्त में, तकरीबन मुफ्त में शिक्षा मिली, वजीफ़ा सब कुछ मिला, नौकरी मिली और पेंशन मिला। अमृतकाल में शिक्षा गायब, नौकरी गायब, पेंशन गायब। अब बाकी आप सोचिए कि आप कितने अम्बेडकरवादी हैं। हमें तो आप कहेंगे, हमें तो स्वीकार है। शुक्रिया। देखते